जब मैं छोटा था हमको लगता है कुल मिलाकर के मैं 12 या 13 या 15 साल का रहा। तो जब पहली बार सुनील भैया इसी पगड़ी बांध करके हमारे घर पहुंचे थे बाबूजी के साथ, उस समय एक गाड़ी महिंद्रा की आती थी आर्मदा, उसी गाड़ी से जब ये पहुंचे थे मोटा डंडा लेकर के और पगड़ी बांध करके, तो मैं स्कूल से आया तो हम कहिए अजीबो गरीब आदमी कहाँ से आ गया। फिर बाबूजी से मैंने पूछा कि बाबूजी ये कौन है। मैं गया पैर छुआ, इनका आशीर्वाद इन्होंने दिया। इन्होंने नाम पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। हम कहे अरविंद राजभर नाम है हमारा। तो इनसे पूछे तो कहे सुनील सिंह। तो हम डर गए, हम कह रहे सुनील सिंह हमरे घरे। अब आप समझ सकते हैं सुनील सिंह हमरे घरे। हम कहे कि भाई बाबूजी के साथ इहो लोग हम लोग। तब इनसे हम पूछे कि आपका घर कहाँ है। तो कहे बलिया से। हम के बलिया में भी राजभर हुआ का? मैं नहीं जानता था, पढ़ता था उस दौरान। फिर इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा बलिया में है। हम के बाबूजी के कार्यक्रम में आप भी जाते हैं? हम जाते हैं, कुछ लोगों को लेकर भी जाते हैं। तब से हम आपको जानते हैं और आज भी जान रहे हैं। एक बार फिर से ताली बजा के इनका स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में पार्टी के जिले के पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि पहले से ही अभी सुनील भाई ने बताया कि 2 बार कोरोना से लड़ने के बाद ठीक ठाक हुआ था। 27 तारीख को वैक्सीन लगवा लिया, 29 तारीख को फिर तबीयत खराब हो गई। 29 तारीख को पश्चिम के संगठन की बैठक थी लखनऊ में। मैं उसी बैठक को ले रहा था, उसी में वायरल इन्फेक्शन हो गया। और मैं एक निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से, ग्रामवासियों से, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। कोरोना तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वायरल इन्फेक्शन, इस समय वायरल बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है और ये ज्यादा इन्फेक्टेड बच्चों को कर रहा है। तो इससे थोड़ा सा बच्चों को विशेष ध्यान रखिए कि अगर बुखार हो तो इग्नोर कभी मत करिएगा। उनको अगर बुखार या खांसी आती है तो जरूर डॉक्टर से दवाई ले लीजिएगा, क्योंकि उनका प्रथम डोज उनका बहुत जरूरी है दवाई, क्योंकि ये 1-2 दिन के बाद बहुत ज्यादा जकड़न पैदा कर दे रहा है और फिर उसके बाद लगातार 4 दिन रह रहा है, 4 दिन के बाद समाप्त हो जा रहा है। और इसी 4 दिन में आप पेपर में भी पढ़े होंगे और टीवी पर भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में, इसके साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, हर जगह मौसम परिवर्तन होने की वजह से वायरल फीवर बहुत तेजी से फैल रहा है और ये बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है। हम भी बच्चे ही हैं, बुजुर्ग नहीं, इसलिए हम भी इन्फेक्टेड हो गए। 2 दिन हम इग्नोर किए, तीसरे दिन नहीं रगड़ दिया, लौट गए। वो तो कल किसी प्रकार से इंजेक्शन लिया, डोलो दवाई खाया, तब जाकर के ठीक ठाक हुआ। तो हम कब चलिए बलिया चलते हैं, वहां जाके सब सही हो जाएगा। क्योंकि भीरगु बाबा की धरती है और मैं जयगढ़ देवी माता के स्थान पर हूँ। तो मैं अभी कहा हूँ उनसे कि जो पीड़ा उड़ा है सब खत्म करिए, भाषण देना है, और टाइट होके खड़ा हो गया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और जो मैंने गुजारिश किया है आपसे, इससे विशेष ध्यान रखिए। आप बच्चों को अगर जरा सा फीवर महसूस हो जरूर दवाई लीजिए, और अगर खांसी उनको आती है तो गर्म पानी का सेवन जरूर कराइएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मुझे ज्यादा दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज जनपदीय संगठन की समीक्षा के साथ साथ जो जनसभा आयोजित हुआ है, इसमें हमारे जिले के पदाधिकारी हैं। मैं नाम पढ़ूंगा उनका, एक साथ नाम पढ़ दूंगा, फिर आपसे ताली बजवाऊंगा हमारे बीच में, ताकि कोई ये ना कहे कि संगठन की समीक्षा थी, भैया ने नमवे नहीं दिया। तो जब आपने भाषण सुनने का मूड ही बना लिया है तो हम भी बढ़ावा दे के मूड सही करेंगे आपका, ठीक ना। हमारे बीच में पवन सिंह जी हैं, माइकल राजभर, बलराम राजभर जी, सुग्रीव राजभर, कृष्णा गुप्ता, सुशील राजभर, सुमेर राजभर जी, श्री भगवान राजभर, अभिमन्यु राजभर, रामाश्रय राजभर जी, सुरेंद्रनाथ यादव जी, डॉक्टर हरिनाथ जी, लाल जी राजभर जी, महेंद्र राजभर, मनोज चौधरी जी, सुनील सिंह जी, सुरेंद्र चौधरी जी, हिमांशु यादव, वीरेंद्र यादव जी, वीरेंद्र राजभर, श्री भगवान राजभर, अर्जुन राजभर, अविनाश पासवान जी, राम जी राजभर जी, पंकज सिंह जी, शिव जी राजभर जी, रमेश यादव, अजीत राजभर, अवधेश गुप्ता जी। इन लोगों के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर दीजिए। हमारे इस विधानसभा बांसडी के विधानसभा के प्रभारी हैं हमारे भैया हैं ब्रिजेश राजभर जी। इनको मैं सामने देख रहा था, उनकी जिम्मेदारी है कि घेर घार के सबको रखे रहिए।
जोरदार ताली बजा करके भैया की स्वागत करिए। हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष हैं गुप्तेश्वर राजभर जी। विधानसभा अध्यक्ष जी कहाँ हैं? उन्होंने को मैं आगे पीछे देख रहा। जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत कर दीजिए। ब्लॉक अध्यक्ष बेरुआरवाड़ी अवधेश यादव जी, जोरदार ताली बजा करके इनका भी स्वागत करिए। ब्लॉक अध्यक्ष बांसडी शिवनाथ राजभर जी, वो भी इधर कहीं दिख रहे थे, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष मनियर सुगन राजभर जी, इनके भी नाम पर ताली बजा करके स्वागत करिए। ददन राजभर जी ब्लॉक अध्यक्ष रेवती आए होंगे, इनके भी नाम पर ताली बजा करके आप स्वागत कर दीजिए। और हमारे बीच में रसड़ा से आए हैं कृष्णमोहन सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के दावेदार भी थे, सीट बदल जाने की वजह से नहीं लड़ पाए और उसके बावजूद भी हमने सीट जीता हुआ है। जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करिए। हमारे बीच में कुछ मैं घोषणा पहले ही कर देता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा। हमारे बीच में सुशील राजभर जी हैं, खड़े हो जाइए। इनको आज जिला संगठन मंत्री बलिया बनाया जा रहा है। जोरदार ताली बजा करके आप इनका स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में आलोक कुमार सैनी जी, आलोक कुमार सैनी जी को जिला महासचिव युवा मोर्चा, जिला महासचिव युवा मोर्चा कुंजन कहाँ है? कुंजन है, हाँ ध्यान देना आप। जिला महासचिव युवा मंच बलिया आलोक कुमार सैनी जी को बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। माला पहना के भैया को स्वागत करिए। हमारे बीच में हमारे पार्टी के पुराने नेता हैं और बेलथरा और संभवतः विधानसभा से हैं मिथिलेश राजभर जी। मिथिलेश राजभर जी कृपया आप खड़े हो जाइए और मैं जिलाध्यक्ष जी से चाहूंगा कि मिथिलेश जी को जिला प्रमुख महासचिव युवा मंच बनाया जा रहा है। इनका भी माला पहना करके आप स्वागत करिए। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजा के हौसला अफजाई करिए कार्यकर्ताओं का। हमारे बीच में अजय कुमार गौतम जी, अजय कुमार गौतम जी ब्लॉक नगरा। अजय कुमार गौतम जी कहाँ हैं? कृपया सामने अजय कुमार गौतम जी और ब्रिजेश कुमार गौतम जी। ब्रिजेश कुमार गौतम बेलथरा रोड टाउन एरिया से हैं और अजय कुमार गौतम जी नगरा से हैं। कृपया आप भैया सामने आवें। आज आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आज आप सदस्यता ले रहे हैं, इसलिए इनके नाम पर जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। आप लोग बधाई के पात्र हैं और सम्मानित भी हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आप सभी लोगों का स्वागत भी है कि आप लोगों ने माननीय नेताजी के विचारधारा के साथ जुड़ करके कार्य करने की इच्छा जाहिर किया है। और मैं चाहूंगा जावेद भैया से कि आप माला पहनाइए दोनों लोगों का, प्रभारी हैं सर, माला पहनाइए दोनों लोगों का। जोरदार ताली बजा करके मंच पर भी स्वागत करिएगा आप लोग, हम सबके लिए कहते हैं। जोरदार ताली बजाइए। मिश्रा जी जोरदार ताली बजाओ साहब। हमारे बीच में श्याम सुंदर राजभर जी, श्याम सुंदर राजभर जी जिनको ब्लॉक प्रभारी बेरुआरवाड़ी बनाया जा रहा है। श्याम सुंदर राजभर, श्याम सुंदर राजभर जी कहाँ हैं? कार्यक्रम में बोला था, इनके नाम पर ताली बजाइए। श्याम सुंदर राजभर जी जिनको बेरुआरवाड़ी ब्लॉक का ब्लॉक प्रभारी बनाया जा रहा है। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत कर दीजिए। जोरदार ताली बजाइए, आपके इस क्षेत्र के लोग हैं। हमारे बीच में ब्रिजेश कुमार कनौजिया जी, ब्रिजेश कुमार कनौजिया जी जो रसड़ा नगर पालिका से हैं। ब्रिजेश भाई आप आइए। और हमारे बीच में अमित कुमार मसीह जी जो बीडीसी भी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, नवनिर्वाचित हैं। इनके नाम आज ये पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। दोनों लोगों का माननीय अध्यक्ष जी वो गमछा उठा लीजिए भैया। आप दोनों लोगों को माला पहना करके आप स्वागत करिए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिला इकाई आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागत करती है कि आप माननीय नेताजी के विचारों से प्रभावित होकर के दल में शामिल हो रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आप भैया उचित स्थान लेकर के बैठ जाएं। कनौजिया साहब, मनीष कनौजिया जी, मनीष कनौजिया
हमारे बीच में मनीष कनौजिया जी हैं, कृपया आप सामने आ जाएं। अच्छा ये बताओ, घबराहट ना हुआ है आप लोग? घबराहट ना हुआ? अगर घबराहट हुआ तो फिर बंद कर दइए, हमरो तबीयत ठीक ना हो। और न घबराहट हो तो 2-4 शब्द हम कह दें। घबराहट क्यों ना हो? सही बतावा, सही में ना? अच्छा, हमारे बीच में मनीष कनौजिया जी हैं, दिलीप राजभर जी और रवि सिंह जी। दिलीप राजभर, रवि सिंह जी, कृपया आप सामने आइए भैया। दोनों लोग आप सामने आइए। दिलीप राजभर जी और रवि सिंह जी, आज आप लोग का सम्मान हमारे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा और मुख्य पार्टी के लोग करेंगे। आप आज सम्मिलित भी हो रहे हैं, लंबे समय से एज समर्थक बन करके आप कार्य कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। जोरदार ताली बजाइए भैया लोगों का, जोरदार ताली बजाइए। माला पहने भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा दीजिए, इनका स्वागत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बांसडीह विधानसभा में पूरे विधानसभा को लगभग 12 जोन में बांटा गया है। भैया हटिए से। देखिए 2022 में होना है विधानसभा चुनाव और 2017 में लोग हमको नया नया कह रहे थे। जब 2017 में हम आए चुनाव लड़ने के लिए तो सबसे पहले करमरा गांव में आए थे। सुनील भैया के घर आया था, मैं इनसे न्योता दिया। मैं कहा भैया चुनाव ना लड़े कि हाँ लड़ल जा कि ना लड़ल जा। तो इन्होंने कहा अवधेश भैया बच्चों को हटा दीजिए, तार कटा हुआ है ना, लाइट लग जाएगी, और पीछे कर दीजिए। ये तार यहाँ पर कटा हुआ है तो डिस्टर्ब कर देगा। 2017 में जब हम यहाँ पर आए थे तो लोगों ने कहा कि नया नया लड़का चुनाव लड़े आया हुआ, कैसे लड़ी। कुछ लोगों ने कहा कि बनारस से आया हुआ, भाग बनारस। बहुत जगह लोगों ने गाली भी दिया हमको, तमाम गाली दिया, हम सुने भी, खूब चाप के सुने। कहे कि मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि राजनीति में अगर निकल रहे हो, राजनीति में अगर जा रहे हो तो अच्छा कार्य वही कर सकता है जो गाली सुनने की जिसकी आदत है। अच्छा कार्य वही कर सकता है जिसको गाली सुनने की आदत है। और अच्छा व्यक्ति वही हो सकता है जिसको अपमान सहने की शक्ति हो। और ये दोनों चीज हमको प्राप्त हुआ। हम घूमे गांव में गए, लोगों के यहाँ जहां जाते तो वही करिए आए जाते थे। हम कहें कि बांसडीह विधानसभा ऐसा विधानसभा है कि उत्तर प्रदेश का अंतिम विधानसभा है और 1952 से लगातार चुनाव हो रहा है। और देश के इतिहास में बताया गया कि जब देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, जब इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब देश में आजाद होने का एक संकल्प लिया जा रहा था, तो जब लोग सोचा करते थे उससे पहले बलिया के लोग करके दिखा देते थे। और भारत देश की आजादी से पहले बलिया आजाद हो गया और बलिया का बांसडीह विधानसभा ये क्षेत्र आजाद हुआ। मैं इस संकल्प को लेकर के आया था। मैं बलिया के बारे में बहुत अध्ययन करता था, क्योंकि जब जब बात आती थी, कभी ट्रेनों में जब मैं जाया करता था, कोई आर्मी का दौड़ देने जाता था, कोई पेपर देने जाता था, ट्रेन में जगह नहीं मिलती थी, तो बलिया के लोग एक नारा लगाते थे। लोग नारा लगाते थे कि बोला बोला भिड़ू बाबा की जय। जब ये नारा लगाते थे तो अपने आप ऊर्जा आ जाते थे। तो ट्रेन में बैठने का जगह नहीं मिलता था। ट्रेन की स्पीड अगर 120 की होती थी तो बलिया के लोग उसकी स्पीड 150 कर देते थे, भिड़ू बाबा का नाम लेकर के। और ये कहा जाता था, मेरे बनारस के चौका घाट पर बलिया के लोगों की दौड़ हो रही थी, तो मैं वहां पढ़ने जा रहा था, तो मुझे पता चला है कि बलिया पुलिस लाइन की दीवार ढा दी गई है। फिर हमको बाद में पता चला कि बलिया के लोग यहाँ दौड़ निकालने आए थे और कुछ गड़बड़ी हो गया और भिड़ू बाबा का नाम लेकर के पूरी दीवार ही गिरा दिया लोगों ने। ये सारे इतिहास जो छोटे बड़े हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब हमने इसको पढ़ा, हमने पाया कि यह बलिया जनपद क्रांतिकारियों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। आखिर ये बलिया जनपद में जब इतने सारे लोग थे, फिर बलिया आज विकास से इतना पीछे क्यों है? आज बलिया में
हम लोग बीएचयू जाते थे तो बीएचयू में सबसे ज्यादा पेशेंट बलिया के मिलते थे। हम लोग परेशान हो गए। 17 में हम लोग आए यहाँ, 17 के पहले यहाँ कार्य करते थे। इसी बेलवारबाड़ी ब्लॉक में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, तमाम आवास, पेंशन, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के बांस ढीकिए और बलिया जनपद से 1.5 कुंटल की फाइल हमने स्वतः बनवाया था। 2016 में, 2015, 2014 में, 2014, 2015, 2016 में जब हम लोगों ने यहाँ की समीक्षा किया तो समीक्षा के दौरान 1.5 कुंटल की समस्या, 1.5 कुंटल फाइल की समस्या हम लोगों ने तैयार कराया था और बांसडी में बकायदे तराजू रखवा करके एसडीएम के सामने उसका नाप कराया था और नाप करा करके मैंने वहां बोला था कि 150 कुंटल की फाइल लखनऊ पहुंचनी चाहिए। एसडीएम कहे हम नहीं पहुंचा पाएंगे और बांसडी के लोगों से मैंने चंदा लिया और पिकअप करके उस फाइल को मैं विधानसभा भवन के सामने जाकर खड़ा रुकवाया और वहां उतरवा करके मीडिया बुला के मैंने कहा ये बलिया विधानसभा बांसडी की समस्या है, सबसे पहले सरकार इस बांसडी की समस्या का समाधान करे, उसके बाद प्रदेश का समाधान करेगा। क्यों? इस बात को मैंने क्यों कहा था? मैंने इसको इसलिए कहा था कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की पहली किरण वो बांसडी पर आती है। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होते ही सबसे पहली किरण बांसडी पर आती है और जब उत्तर प्रदेश सरकार का गठन करना होता है, सबसे ज्यादा सीट जिस पार्टी को बलिया देता है उसी की सरकार बनती है। लेकिन आप जरा देखो, अपने इतिहास को देखो, आप देखेंगे 1952 से लेकर के आज तक आपके बलिया जनपद में एक भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना आज तक नहीं हो पाया। आखिर क्यों? मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं है? अच्छे कॉलेज यहाँ पर क्यों नहीं है? अच्छी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? अच्छी सड़कें क्यों नहीं है? आखिर बार बार बलिया में बाढ़ का प्रकोप क्यों आ जाता है? देश के पास पैसा नहीं, प्रदेश के खजाने में पैसा नहीं। मैं बताता हूं, 2017 में चुनाव लड़ा, लोगों ने गाली दिया, गरीबों ने वोट दिया, अमीरों ने गाली दिया, गरीबों ने वोट दिया और उसी वोट का नतीजा था। हमारे बीच में सुनील सिंह जी बैठे हुए हैं, भैया खड़े हो जाइए। मैंने यहां संकल्प लिया था, मैंने संकल्प लिया था कि चुनाव जीतो चाहे हारो उससे मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार के दरमियान मैं जहां जहां समस्या देखा उसको अपने डायरी पर नोट कराया और मैं जानता था कि मेरी पार्टी का कोई ना कोई विधायक जीतेगा और इसी चीज को संकल्प में मैंने लिया। संकल्प में मैंने लिया और 2017 चुनाव जीतने के बाद 64 करोड़ रुपए का काम, चुनाव हारने के बाद 64 करोड़ रुपए का काम बलिया के बांसडी विधानसभा में सुनील सिंह के माध्यम से भिजवाया। उसके गवान 64 करोड़ का काम। हमारे बीच में हमारा पूर्व विधानसभा का चुनावपति राजभर बैठा है, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। इनके गांव में मैं तब तक नहीं गया, उमापति को मैं कहा था इनके गांव में दुर्गा पूजा में मैं गया हुआ था, मेरी गाड़ी 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी, मैं खेत से गया हुआ था, खेत का रास्ता पकड़ के मैं गया हुआ था इनके गांव में। और दुर्गा पूजा के पंडाल से मैंने कहा था कि इस गांव में मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक इस गांव में रास्ते का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक इस गांव में आने वाला नहीं। और मैं उमापति के गांव में रास्ता गया, जब रास्ता गया तो टुनटुन हमारे बीच में होगा, टुनटुन के घर और उमापति के घर में गाड़ी से गया था। 10-15 गाड़ियों से मैं गया था, तब मेरा सीना चौड़ा हुआ कि चुनाव हारने के बाद भी मैं वहां पर रास्ता दिया जहां सदियों से रास्ता नहीं था। चुनाव हारने के बाद भी मैंने 64 करोड़ का काम वहां पर दिया जहां पर तमाम विधायक जीतने के बाद भी काम नहीं पहुंचा था। सुनील भाई के माध्यम से मैं काम वहां पहुंचाया। साथियों, मैं एक बार एक बोल के घर गया हुआ था, रेवती टाउन एरिया के उधर एक बोल के घर में गया हुआ था, उसके बेटे की दुर्घटना हो गई, उसमें मृत्यु हो गई थी। जब मैं उसके घर गया था तो मैं देखा इतने पानी में उसका घर डूबा हुआ था। मैं गया उनके घर, सड़क पर बुला करके मैंने बात किया। मैं नहीं जानता था यहाँ बाढ़ आता है। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा ही आप लोग जीवन यापन करते हैं? उन्होंने कहा भैया हम लोग का 3 से 4 महीना ऐसे ही बीत जाता है। हमने कहा आखिर यहाँ की समस्या का समाधान क्या है? वहां पर कुछ ब्राह्मण लोग थे, वो लोग भी आ गए, उन लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ का बांध है।
अगर यहाँ एक और बांध का निर्माण हो जाए और जब पुराना बांध है ये रिपेयर हो जाए तो यहाँ पर भी बाढ़ आने की संभावना नहीं होगी। और साथियों, मैं यहाँ से गया लखनऊ, अपने पत्र पर मैंने पत्र लिखा मंत्री जी को, बाबू जी को, और उनके पैर से स्वाति सिंह को पत्र लिखा। मैं स्वतः जाकर के बाढ़ खंड की मंत्री जी को मैं स्वतः मिला और 234 करोड़ रुपए का काम, 234 करोड़ रुपए का काम आपके मनियर से लेकर के रेल तक के बंधे के निर्माण के लिए 234 करोड़ का काम मैंने दिलवाया था। और 234 करोड़ का काम 3 बार आया और तीनों बार खाली बंदर बाट में वो काम नहीं हो पाया। हमारे बीच में हरिंदर यादव नहीं है, हरिंदर यादव नहीं है। इसके माध्यम से बलिया में जितने बाढ़ खंड सिंचाई विभाग और नहर विभाग और नलकूप विभाग, जल विभाग के जितने अधिकारी थे, रात को उनके आवाज पर मैंने बैठक किया था और बैठक करके उनसे प्रपोजल लिया था और प्रपोजल लेने के बाद 234 करोड़ रुपया मैंने 3 बार भिजवाया और तीनों बार दुर्भाग्य विधानसभा का, दुर्भाग्य यहाँ के विधायक का और दुर्भाग्य बलिया के मंत्रियों का, ये आपस में काम की छीना झपटी में 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ और पैसा साथ वापस फिर सरकार के पास चला गया, काम नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तमाम तरह के लांछन लगाए गए हमारे ऊपर, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया इस बात को, क्योंकि आज बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि 2022 आ रहा है। अभी यहाँ के विधायक जी हमसे मिले थे, हमसे उसी 64 करोड़ के बारे में पूछ दिए कि 10-20 रास्ते ऐसे बन गए हैं जहां पर नाम नहीं लग पा रहा है। सुनील भैया कहे हमसे कि 10-20 रास्ते ऐसे बन गए हैं जहां पर हमारा बोर्ड नहीं लग पा रहा है। तो हमने कहा बोर्ड नहीं लग पा रहा है मतलब? तो कहे मतलब ये कि वो काम कहां से हो गया है, जब तक ये पता नहीं चलेगा और काम किसके पैड से हुआ है, जिसके पैड से हुआ होगा उसी का बोर्ड लगेगा। तो कृपया आप एक पत्र लिख के दे दीजिए कि बांसडीह विधानसभा के विधायक जो हैं वो अपना बोर्ड वहां लगा सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। एक लोग बोर्ड लगवाने के पीछे पड़े हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अपना बोर्ड लगवा दे 20 रास्तों के लिए। भाई मेरे, बोर्ड लगवाने का इतना शौक है तो जरा गांव की गलियों में जाओ, गरीबों के बीच में जाओ, वहां पर जहां पर गरीब 85 साल से है आज उसका आवाज गिराया जा रहा है। इसी बात को विकास राज में जब बनारस की धरती पर कहा ये सरकार हमारी भाजपा सरकार घर किसका गिरा रही है, जो 50 साल से 100 साल से मड़ई डाल के बेचारे कहीं भीटा पर, कहीं आबादी पर, कहीं चारागाह पर है। ऐसे लोगों को सरकार आदेश दे दिया है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस पे से हट जाओ। तमाम तरह की समस्या भी हमारे बीच में प्रधान जी हैं, किसी कचमचिया गांव के प्रधान जी हैं, समस्या आई थी मेरे सामने और समस्या जस की तस बनी बैठी है। यहाँ के मंत्री जी लोग कह रहे हैं जल्दी खाली करोगे, कब्जा हमके करेंगे। तो भाई 2022 का चुनाव आ रहा है, बड़ा सोच समझ के निर्णय लेना है। मैं बहुत ज्यादा नहीं आपसे कहूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं विवश हूँ कुछ चीजों पर बात करने को कि जो लगभग 20 साल पहले मुझे लेके जा रहा है। अभी सुनील भाई ने कहा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं खूब चाप के दे रहे हैं। तब मिला था कि ना मिला था? सही सही बताओ, मिला था ना? बड़ा खुशी होत हुई, मतलब खुश होता हुआ सब लोग। सही सही बात देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये संगठन की बैठक है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं आपसे क्योंकि हम 5 किलो की औकात बताऊंगा। मैं ये 5 किलो की औकात में बताऊंगा कि ये 5 किलो चावल की औकात कहां है। 5 किलो चावल जब मोदी जी कह दिए कि गरीबों के लिए हम फ्री में राशन दे रहे हैं, अब 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, अब 25 किलो का बोरिया दे रहे हैं। अच्छा दोनों है, 5 किलो में दोनों है, अब 20 किलो का बोरिया है। कुल मिलाकर के ये है। आप अभी अगर यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, आपके इर्द गिर्द में अगर बनवासी समाज के लोग होंगे, मुसहर समाज के लोग, क्योंकि मेरे बनारस में बहुत पाए जाते हैं, जब खेती का समय खत्म होता है, चाहे धान हो, चाहे गेहूं, चाहे मटर, चाहे किसी चीज का, जब उसका समय समाप्त होता है, जब किसान अपने खेत से वो धान और गेहूं, मटर, चना जब हटा लेता है, तो उसके बाद बनवासी समाज के लोग सूप लेकर के, झाड़ू लेकर के, ध्यान दिए होंगे आप लोग, सूप लेकर के, झाड़ू लेकर के वो खेत में जाकर के, जिस खेत से आप अपने
लगा लेते हैं, उसी खेत में वो सूप और झाड़ू से 1.5 क्विंटल अनाज इकट्ठा करता है। कितना इकट्ठा करता है? 1.5 क्विंटल। कहां से इकट्ठा करता है? वो देखता है कि गड्ढे में थोड़ा सा धान बचा हुआ है, उसको उठा लेता है। वो देखता है कि चूहे का दिल है, उसमें जरूर धान गया होगा, उसको खन करके उसमें से निकाल लेता है। जहां से आप बोझ उठाते हैं, जाता है वहां, देखता है वहां धान की जो धान वहां पर बिखरा हुआ है उसको कलेक्ट कर लेता है। ऐसे दिन भर में वो 1 से 1.5 क्विंटल धान और गेहूं कलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद वो व्यक्ति जाता है उस धान और गेहूं को लेकर के, धान और गेहूं को लेकर के अपने घर जाता है और पीट पीट करके उसको सही करता है। फिर उसी को दरा करके, उसी गेहूं को पिसा करके अपने बच्चों को खिलाता है। अब बताओ आप हमको, आप एक दिन में वो बनवासी समाज का बेटा, वो बनवासी समाज की महिलाएं एक दिन में 1.5 क्विंटल आपके अनाज वाले खेत से 1.5 क्विंटल अनाज लेके अपने बच्चों का पेट पालन करता है। और देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आता है कि देश के गरीबों को 5 किलो चावल और गेहूं दे करके कह रहा है कि देश विकास के रास्ते पर जा रहा है। अरे बेईमान, अगर बात करनी हो तो बात करो बलिया में, यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ ताकि बलिया का नौजवान गुजरात में जाकर के मार खाने का काम न करे, यहाँ का नौजवान यहीं पर काम करे। इसकी चिंता उनको नहीं है, इसकी चिंता उनको नहीं है कि बलिया जनपद में 100 IAS कोचिंग सेंटर ऐसे खोले जाए जगह जहां पर बच्चे खूब जाकर के पढ़ाई करें, उनको निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाए ताकि बलिया का बच्चा इलाहाबाद जाकर न पढ़े। यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ऐसी की जाए कि जाकर के BHU इसको इलाज न कराना पड़े। हमारे बीच में शिवेंद्र भैया बैठे हैं, खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। आज मेरे गाड़ी में ये बैठे थे, इन्होंने चर्चा किया कि भैया हम 100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, 150 बेड का 150 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं रसड़ा में। मुझे सुन करके बड़ा सुकून मिला। क्यों सुकून मिला? कि मैं एक बार, बढ़िया भैया, यहीं पर कहीं मार हो गया था, किसी गांव में मारपीट हो गया था, तो मैं यही कार्यक्रम करने आया था 5D में, और मैं करके सीधे जिला अस्पताल चला गया। जिला अस्पताल गया मैं अपने साथियों के साथ। किस गांव का मामला था? कहीं नारायणपुर आसपास कहीं का मामला था, सक्करपुरा का। मैं सीधे अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद जब मैं गया वार्ड में जाने के बाद जब मैंने वहां देखा कि एक लड़के का हाथ टूटा हुआ है, एक लड़के का हाथ टूटा हुआ है, 3 दिन से वो एडमिट था। मैं जाकर के देखा कि उसका हाथ दफ्ती लगा करके, क्या लगा करके? दफ्ती लगा करके उसके हाथ को बांधा गया था। मैं देख के आश्चर्य हो गया। हमके भाई, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टरेट मैं भी हूँ, लेकिन ये तो कहीं प्रावधान नहीं है किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का अगर हाथ टूट जाता है तो उसके हाथ को सही करने के लिए दफ्ती और रस्सी से बांध दो। मैं बड़ा शौक खा गया, CMO को फोन किया, CMO धंधना के चले आए, CMS को फोन किया, वो भी चला आया। फिर डॉक्टर को मैंने फोन किया तो कोई राजेंद्र के डॉक्टर साहब थे, हड्डी के डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे ही नाम है, कोई थे ऐसे डॉक्टर करके, वो भी आ गए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब एक बात हमको बताइए। आप कहें क्या? हम क्या इसका हाथ टूटा हुआ है, क्या इसके हाथ का प्लास्टर आप दफ्ती लगा कर दिए? तो मोड़ी नीचे कर लिए। हम क्या आखिर समस्या किस बात की है? तो उन्होंने कहा कि साहब इस हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, हम इन लोगों को कह रहे हैं कि लेके कहीं दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, तुम्हारा इलाज होने वाला नहीं है। साथियों, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ कि ये बलिया कैसा जनपद है और यहाँ के कैसे नेता है। समझ में नहीं आती है हमको कि 5-5 बार सरकार रहने के बाद भी तमाम सरकारें आई चली गई, ये देश के प्रधानमंत्री का जनपद बलिया रहा है, उसके बाद भी आखिर विकास के रास्ते से लाखों कोसों दूर बलिया क्यों खड़ा है? इस चीज का दर्द साथियों हम लोगों को बड़ा हुआ। चुनाव जीतने और हारने की लालसा नहीं है, चुनाव हारना और जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, चुनाव हार करके भी कुछ कर दिखाना यह सबसे बड़ी बात है। और बलिया जनपद के विकास को रास्ते बना के खड़ा कर देना, यह सबसे बड़ी बात है। साथियों, जब मैं एक बार पंजाब गया था, पंजाब के पटियाला में मेरा कार्यक्रम था,
पटियाला मेरा कार्यक्रम था, जब पंजाब में मैं कार्यक्रम करने गया तो बलिया के तमाम लड़के सब मिले, कोई नगरा, कोई रसड़ा, कोई बांसडी, कोई फेफना, तमाम लड़के मिले। हमने जब बात वहां करना चालू किया कि आखिर हमारे प्रदेश का नौजवान पंजाब में काहे कार्य कर रहा है, आप यहाँ पर क्यों हो? लड़कों ने कहा कि भैया जब उत्तर प्रदेश में काम मिलबे न करी तो हमने उत्तर प्रदेश में रह के करल का जान लिया। साथियों, 133 करोड़ की आबादी हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की आबादी में अकेले 55% हमारा युवा रहता है। ये उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के तमाम लड़के पूरे प्रदेश में जाकर के फैक्ट्री चलाने का कार्य करते हैं दूसरे प्रदेशों में। अगर हमारे प्रदेश, हमारे गांव, हमारे घर का नौजवान अगर बंबई की फैक्ट्री चला सकता है तो ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कह रही है कि बलिया में फैक्ट्री लगाओ, बलिया की फैक्ट्री भी बलिया का नौजवान चला सकता है। आप यहाँ तमाम लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं जो गांव में बताते भी हैं, हमारे युवा साथी भी बड़े बहुत शालीनता से बात सुन रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वोट हम सब लोग देते हैं, चाहे जिसको दीजिए, हमको कोई परवाह नहीं। आप भाजपा को दे, सपा को दे, बसपा को दे, भाजपा को दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात हमको जरा बताइए, 1952 से 2021 चल रहा है, क्या किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी कि आप वोट देते हैं और आपके एक वोट देने के बाद अगर आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो सरकार के पास और आपके विधायक के पास वो संवैधानिक अधिकार है कि आपके परिवार के इलाज के लिए वो 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपए तक का अनुदान दे सकता है। किसी को जानकारी है इस बात की? सही सही बताइए, जानकारी है किसी को? नहीं जानकारी है। वोट दीजिए चाप करके। नेता लोग क्या कहते हैं कि यान का दाना चाप के खाना, मर जाना परवाह नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए। साथियों, संवैधानिक अधिकार है, गूगल पर भी डाल लो, आप मोबाइल आपके हाथ में होगा, यूट्यूब पर डालो ओम प्रकाश राजभर। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा कि पूरे प्रदेश में जनता के प्रति अगर जवाबदेही को तय किया है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के गरीबों के इलाज का पैसा सह सम्मान 5 करोड़ रुपया 5 साल में एक विधायक के खाते में आता है। कितना आता है? कितना आता है? 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपया सरकार के तरफ से संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप एक विधायक के खाते में 5 करोड़ रुपया आता है कि क्षेत्र में चाहे जिस भी जाति धर्म के गरीब की अगर तबीयत खराब होती है, गंभीर बीमारी का शिकार होता है, तो उसके इलाज के लिए हम 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक का अनुदान दे सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने आज से नहीं वोट दिया है, 1952 से लगातार आप वोट दे रहे हैं, तमाम वोट दिया आपने, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी तक वोट दे दिया, लेकिन आज तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि घरवा में लड़का का तबीयत खराब हो तो विधायक के फोन करके कही कि लड़कवा का ऑपरेशन करावे के हो, 10 लाख का आवश्यकता हमके चाहिए। साथियों, ये नेता लोग बताते नहीं है, हमें लोग ऐसे थेथर लोग हैं, हमें लोग ऐसे थेथर लोग हैं, फेसबुक पर आते हैं लाइव तब भी बताते हैं कि 5 करोड़ रुपया कहाँ गया, विधायक से पूछो, आप हमसे भी पूछो, मैं अपना हिसाब देता हूँ, मैं अपना हिसाब देता हूँ। आपके गांव में माइकल राजभर का गांव कौन सा है? हुसैनाबाद। माइकल राजभर का गांव हुसैनाबाद। हुसैनाबाद में कांग्रेस पार्टी के पंडित जी नेता हैं, पता कर लीजिएगा जाकर के। जब मैं वोट मांगने उस गांव में गया तो मेरी गाड़ी उन्हीं के दरवाजे पर जाके खड़ी हो गई और पंडित जी के सामने 2 कुर्सी रखी हुई थी, मैं उस कुर्सी पर बैठ गया और पंडित जी ने हमको 20 गाड़ी दिया। कहा मतलब जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने हमको बहुत गाली दिया और हमारी गाड़ी फॉर्च्यूनर लेके गया था, 1.5 करोड़ की गाड़ी रेंज रोवर लेके मैं गया था, 10 गाड़ी थी। पंडित जी ने हमको उठा दिया, अपने घर से भगा दिया, कहा यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। हमने कहा चाचा मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन एक बात मुझे बनारस में सिखाई जाती है जो भारतीय संस्कृति में भी निहित है कि अतिथि देवो भव, आप वोट दो चाहे मत दो, अगर मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ तो सम्मान से बात करना चाहिए आपको।
उन्होंने कहा कि कोई सम्मान नहीं, यहाँ पर तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है। मैं तुरंत अपनी 10-15 गाड़ी लिया और लेकर के वापस चला आया और मैं कहा था पंडित जी से कि पंडित जी घबराना मत, एक दिन यही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दरवाजे को खटखटाओगे और तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, सिर्फ करेगा तो अरविंद राजभर प्रकाश राजभर करेगा। इस बात को गठिया लेना चाहते हैं, पता कर लीजिएगा। उनकी पत्नी को लीवर कैंसर हो गया था, उनकी पत्नी को लीवर कैंसर हो गया था। और पता कर लीजिए लीवर ट्रांसप्लांट कराने में 22.5 लाख रुपया लगता है। और लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए वो तमाम नेताओं के यहाँ भटक लिए। एक दिन हमारे आवास 9A पर आए और आकर के मैं सामने बैठा था, वो हमको नहीं पहचान पाए। वो सीधे आके कह रहे हैं कि ओम प्रकाश हमने कहा, हमके चाचा बैठे, पहले चाय पानी नाश्ता करिए, नहाए वहाए नहीं है तो नहा वहा लीजिए। और नहाए वहाए चाय नाश्ता पानी सब कुछ हुआ। फिर हमने पूछा चाचा क्या बात है, उन्होंने कहा हमको ओम प्रकाश से मिलना है। हमके चाचा ओम प्रकाश ना हो, ओम प्रकाश राजभर मंत्री हो, आप कहें मंत्री जी से मिलना है। कहाँ उन्हीं से मिले के हम। उसके बाद यहाँ के विधायक जो है चाचा जी, उनको लेकर के तमाम तरह की बातें उन्होंने किया। कुछ और भाजपा के नेताओं की, उन्होंने कहा हमको कोई मतलब नहीं उससे, आप अपनी समस्या बताइए। उन्होंने कहा हमारी पत्नी का ये लीवर खराब हो गया है, ये कागज लेकर के मैं दौड़ रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। भाजपा को मैंने वोट दिया था कांग्रेस में रह करके, लेकिन ये किसी का काम नहीं कर सकते। हमने कहा चाचा ये सब हम लोग के बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने कहा मतलब, हमने कहा आपकी पत्नी का इलाज होगा, दुनिया सुरेश सरोचा भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर ओम प्रकाश राजभर की दरबार में आ गए हैं तो खाली हाथ आपको नहीं जाने देंगे। साथ ही अपनी फॉर्चूनर उनको अपनी गाड़ी बैठाया और बैठा करके पीछे भेजा, डॉक्टर विनय सिंह के पास भेजा और भेज करके मैंने कहा कि एस्टिमेट बनाओ, एस्टिमेट बना के इनकी पत्नी के इलाज चालू कराओ, जितना पैसा लेगा सबसे पहले राजभर देगा पैसा इनको। और साथ एस्टिमेट बनवाया और एस्टिमेट मंगवा करके 22.5 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन 1 हफ्ते के अंदर करा करके उनकी पत्नी का लीवर ट्रांसप्लांट करा करके साथ भेज दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझको एक सख्त लाइसेंस की आवश्यकता है, बलिया में किसी का नहीं बन रहा था। हमने कहा जाइए, उस समय शायद यहाँ पर के बालाजी डीएम थे, के बालाजी नहीं कोई डीएम यहाँ थे, भगवान नहीं वो नहीं, उनके पहले सुरेंद्र जी डीएम थे। हमने उनसे कहा भैया एक छोटा सा काम है, बोले अरविंद जी बता दीजिए, क्योंकि डीएम साहब का भी मैंने एक काम किया हुआ था, डीएम साहब का मैंने एक काम किया हुआ था, इसके वजह से हमको बहुत मानते थे। हमने तुरंत भेजा और 2 दिन के अंदर साथियों का लाइसेंस भी बन गया। उसके बाद से अरविंद राजभर ने फोन किया, अरविंद राजभर को कभी फोन नहीं किए, हम उनका काम हो गया। हमने कहा चाचा अपने पत्नी का आप देख रेख करिए, बाकी भविष्य में कभी दिक्कत परेशानी होगी तो फिर से अरविंद राजभर को याद करिएगा, एक पैर पर आपके लिए खड़ा है। आज तक अभी उनके मैं घर भी नहीं गया। और साथियों यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, माननीय नेताजी ने अपने तरफ से लगभग 7.5 करोड़ रुपया तक का इलाज प्रदेश के गरीबों का करा चुका है। आज तक साथियों मिसाल है, ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ जो अपने पैसे से, अपने जो मेडिकल का पैसा आता है, इस पैसे से किसी का इलाज कराया हो। ओम प्रकाश राज ने औसत से ज्यादा पैसा देकर इलाज कराया। और ये पैसा विवश रहते हैं कि पैसा इतना बांटत कहां से हुआ, सब सोचते कि नहीं सोचते? लोग कहते बड़ी पैसा बटत है, ये पैसा आवत कहां से है? साथियों ये पैसा हुआ पैसा है, जवन पैसा आपके दवैया का है, वो दवैया वाला पैसा उनके खाते में आता है और वही पैसा निकाल करके चुनाव लेते हैं, आपको पैसा दारू मुर्गा बांटते हैं, सारी बांटते हैं। और हम लोग कहते हैं कि नेतवा बड़ा मालदार हुए, चाप के ले लेवे के बाद, अरे 2000 देते बा एक छोटे तो देवे के बाद। साथियों जब तक 2000 रुपया और 5 किलो आप अनाज लेकर के वोट देंगे, तब तक साथियों आपका इलाज आपके पैसे से होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। अभी हमारे एक वक्ता ने, पूर्व के वक्ता ने कहा दारू की बात, तो आप लोगों ने भी कहा कि नहीं दारू बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए दारू। सही बताइए, हमको लोग सुझाव कि आप ये मत बोला करिए, क्यों? तो कहते हैं कि बहुत मिला पीना पीले मर जाइए। तो हम कहते हैं इसी बात तो नहीं होनी चाहिए। कहा हाँ ऐसा हो, तो हम उनको एक उदाहरण देते हैं। जब कोरोना काल का लॉकडाउन लगा था तो लगातार 4 से 5 महीना दारू की दुकानें सब बंद थी, तो कितने लोग मरे थे? जितने मरे सब कोरोना से मरे, जितने मर गया। ये हुआ था ना हमारे बनास की सोएपुर की घटना, बलिया में भी किसी गांव में हुआ था।
धराड़ा में हुआ था, बलिया में दारू पी के मर गए सब। तो साथियों, अब दारू का प्रश्न मैं क्यों खड़ा किया? शिक्षा पर उनका बजट नहीं है, स्वास्थ्य पर उनका बजट नहीं है, ग्रामीण और क्षेत्र विकास पर उनका बजट नहीं है। आपके जनपद में फ्री आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर खोला जाए, इसके लिए बजट नहीं है। आपके बलिया में हर ब्लॉक स्तर पर कुटीर उद्योग को स्थापित किया जाए ताकि हर उद्योग स्थल पर 500 से 1000 लड़के काम करें, उसके लिए पैसा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में हर गांव में दारू की दुकान कैसे खुलेगी, इसके लिए हमारी सरकार के पास 2,222,000 करोड़ रुपए का बजट ऑलरेडी पड़ा हुआ। आप बताओ, बच्चों के दवाई के लिए पैसे नहीं, आपके शिक्षा के लिए पैसे नहीं, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार के लिए पैसे नहीं, नौकरी के लिए पैसे नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं, सुरक्षा के लिए पैसा नहीं, गांव के विकास के लिए पैसा नहीं। पैसा किसके लिए है? उत्तर प्रदेश में दारू उत्पादन में उत्तर प्रदेश सरकार की बजट और देश की सरकार की बजट को मिला करके 2,222,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ एक साल दारू पीने के लिए किया जाता है। साथियों, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद किया जाए और दारू बंद करवा करके जितना पैसा दारू उत्पादन में लगता है, इस पैसे को रोक करके इस पैसे का प्रयोग गांव के प्राइमरी स्कूल में कर दिया जाए। इस गांव के प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर भी हो जाए ताकि गांव के बच्चे भी कंप्यूटर पढ़ाई कर सके और प्राइवेट स्कूल के तरह गांव के सरकारी स्कूल भी खोले जाए। अब बताओ, अभी हमारे किसी एक नेता ने कहा कि हमारे दिनेश भाई ने कहा या किसी नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दोहरी शिक्षा है। आप बताइए, अच्छा 3 अक्टूबर 2013 को शिक्षा के क्षेत्र में हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था। 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से ज्ञापन आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए और अमीर और गरीब के बच्चों को एक शिक्षा दिया जाए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार है। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि अगले सत्र से, मतलब 2013 का अगला सत्र जो आएगा, सरकार ये तय करे कि चाहे नौकरशाह के बेटे हों और चाहे गरीब के बेटे हों, चाहे किसी के बेटे हों, जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक वो नहीं पढ़ लेता है, तब तक पूरे दुनिया के किसी स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। आप बताओ, ऐसा हो जाएगा तो ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? उसके बाद अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि मैं सबसे पहले डीएम ने अपने बच्चे का नाम प्राइमरी स्कूल में लिखवाया। उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आता है कि हम अपने बच्चों का नाम गांव के सरकारी स्कूल में लिखवाएंगे ताकि इससे लोग प्रेरणा लेकर के गांव के जितने भी अमीर या गरीब के लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम। साथियों, आप बताओ, आपका गरीब का बेटा गांव के प्राइमरी स्कूल में जाएगा, वो उसको पढ़ाया जाता है। क कबूतर उड़कर आया, ख खरबूजा लेकर खाया, ग गमला में फूल सजाया, घ घड़ी में समय बताया और अनवे माने हमको कुछ नहीं समझ में आया। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है। हर हाथ में मोबाइल, हर चट्टी चौराहे पर लैपटॉप और कंप्यूटर धनाधन चलाए जा रहे हैं। इंटरनेट की स्पीड 5G आने वाली है और उसके बाद हमारी शिक्षा 2G के स्पीड से चल रही है। हमारा प्रदेश के देश की शिक्षा प्रणाली 2G के स्पीड से और देश का विकास हमारी सरकार कर रही है कि 5G के स्पीड से जा रहा है। अरे भाई, अगर देश का विकास 5G के स्पीड से जा रहा है तो फिर इस देश के विकास का जो शिक्षा का विकास है वो 2G के स्पीड से क्यों जा रहा है? इसीलिए ओम प्रकाश राय ने कहा जब दारू बंद होगा तो 22,000 करोड़ रुपए का प्रयोग गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाएगा और गरीब अमीर के बेटे को एक साथ पढ़ाया जाएगा। इनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी। अगर अमीर का बेटा हमारे वोट के दम पर अगर ऐसे एक पद पढ़ सकता है तो हमारे वोट देने वाले गरीबों के बेटे भी इन्हीं के वोट के दम पर, गरीब का बेटा भी ऐसे पल पढ़ेगा, तब जाकर के साथियों शिक्षा का व्यवहार में परिवर्तन आएगा। देश की सरकार आकलन कर रही है कि आने वाले समय में हम लोकतांत्रिक परिवर्तन करेंगे और निर्वाचन प्रणाली के व्यवहार में परिवर्तन कर देंगे। तो परिवर्तन क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अब पूरे देश में एक चुनाव हो। उनका कहना है कि पूरे देश में एक चुनाव हो। हम कह रहे हैं चुनाव को गोली मारो, पहले इस देश में एक शिक्षा लागू करो, इस देश में
वन नेशन वन एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक साथियों विकास की सीढ़ी का पावदान आगे नहीं बढ़ने वाला है। इन चंद शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे बीच में विधानसभा सिकंदरपुर के हमारे ब्लॉक नवानगर के से आए हैं श्री